नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे अनुलता राज नायर जी की कहानी अनकहा रिश्ता गार्गी की आवाज में। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज कहानी को लाइक करें और आगे शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लाल बनारसी साड़ी में लिपटी, कलाई भरकर चूड़ियां और ढेर सारे गहने पहने मैं अपने पति अनुज के साथ ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी। हम शायद नियत समय के पहले पहुंच गए थे और द्वार चार की तैयारियां अभी हुई नहीं थी, इसलिए हमको वहीं ठहरने के लिए कह दिया गया। मैं भीतर से आती आवाजें सुन रही थी। उमा, ओ उमा, कहाँ है आरती की थाली? अरे फूल कहाँ है उमा? कलश में चावल भरे हैं ना? मेरे पास खड़ा अनुज धीरे से मेरे कानों में फुसफुसाया। उमा की पुकार सुन रही हो ना? ये मेरे बचपन की दोस्त है, एकदम पड़ोस वाले घर में रहती है और इसके बिना यहाँ किसी का काम नहीं चलता। मैं कुछ समझती, कुछ और पूछती कि पूजा की थाल हाथ में लिए अनुज की माँ बाहर आई। साथ में एक लड़की और थी। मैं समझ गई कि ये उमा होगी। आत्मविश्वास से भरा चेहरा, पनीली आंखें और होठों पर मुस्कुराहट। वहीं घर की डेहरी पर मेरी और उमा की नजरें टकराईं। हम दोनों ही जरा सा मुस्कुरा दिए। माँ ने आरती उतारी, मुंह मीठा कराया और धान से भरे कलश को पांव से लुढ़काकर मैंने नई जिंदगी में प्रवेश किया। दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई थी। नए नए चेहरे देखकर मैं घबरा रही थी कि उमा की नर्म सी आवाज आई, वेलकम होम। और मुट्ठी भर गुलाब की पंखुड़ियां उसने हमारे ऊपर बरसा दी। थोड़ी देर बाद मुझे ढेर सारे रिश्तेदारों और अड़ोसी पड़ोसियों के बीच में बिठा दिया गया। मंगल गीत गाए जाने लगे और फिर उमा की पुकार होने लगी। वो रसोई से हाथ पोंछती हुई बाहर आई और सीधे ढोलक पकड़कर बैठ गई। उसके आते ही माहौल बदल गया। बड़ा सुरीला गला था उसका और ढोलक पर हाथ भी सदा हुआ। गाना बजाना खत्म हुआ और फिर शुरू हुई मुंह दिखाई की रस्म। मेरी गोद नेक और उपहारों से भर गई। रस्मों रिवाजों के बाद मैं थक कर निढाल हो चुकी थी। अनुज भी बड़ी देर से कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब माँ ने अपने कमरे में जाकर आराम करने को कहा तो मैंने राहत की सांस ली। अपनी भारी भरकम साड़ी और गहने संभालती मैं कमरे में पहुंची। दरवाजा हल्का सा टिका हुआ था। मैं पहले थोड़ा झिझकी, फिर लगा अब तो ये मेरा भी कमरा है और पूरे अधिकार के साथ मैंने दरवाजा खोल दिया। सामने रॉकिंग चेयर पर अनुज बैठा था और पास ही ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी उमा अपना काजल ठीक कर रही थी। मैं थोड़ा असहज हो गई कि ये इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही है। मेरा मन एक अनजानी आशंका से भर गया। कमरे में मेरी आने की आहट सुनकर उमा पलटी, मुझे देखकर मुस्कुराई और करीब आ गई। कुछ पल को हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अनुज का हमेशा ख्याल रखना। मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। पल भर पहले उसे अपने कमरे में देखकर मुझे जो बेचैनी हुई थी वो उसकी एक मुस्कान से दूर हो गई। उस रात मैं और अनुज अपने आने वाले दिनों के मीठे मीठे ख्वाब बुनते रहे। लेकिन उस बुनाई के ताने में अगर मैं थी तो बाने में उमा थी। मैं सुनती रही कि किस तरह उमा अनुज के हर काम करती है, कैसे वो दोनों फर्स्ट डे फर्स्ट शो फिल्में देखने जाते हैं और कैसे वो अनुज के दिल की बात बिना कहे जान जाती है। मैं बड़े ध्यान से अनुज की बातें सुनकर मुस्कुराती रही। मैंने कहा, काश मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही कोई दोस्त होता, इतना ही करीबी। होता क्या मतलब? अनुज बोला, उमा है ना, वो अब तुम्हारी भी दोस्त है। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। अगली सुबह किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने अनुज की तरफ देखा तो वह अब भी गहरी नींद में था। मैं उठी, आईने के बगल से गुजरते हुए अपनी सूरत देखी। ठहर कर बिखरे बालों को एक जूड़े में कस लिया। दरवाजे पर थाप तेज होती जा रही थी। मैंने जल्दी से चटकनी खोली
तो सामने उमा खड़ी थी। मैं कुछ पूछती उसके पहले ही वो अधखुला दरवाजा ठेलते हुए मुझे अनदेखा करके भीतर चली आई और अनुज को झकझोर कर उठा दिया। फिर वो मेरी तरफ पलटी और कंधा थपथपाकर बोली, गेट रेडी, तैयार होकर आओ, ससुराल की रसोई तुम्हारा इंतजार कर रही है। तेज हवा की तरह वो जैसे आई थी वैसे ही बाहर निकल गई। उसकी परफ्यूम की भीनी खुशबू कमरे में तैर रही थी। मैंने अनुज की तरफ देखा कि शायद उसके चेहरे पे कोई नाराजगी हो, कुछ चिढ़ हो, मगर वो तो मुस्कुरा रहा था। मेरे कुछ कहने के पहले ही बोला, भाई तैयार हो जाओ, उमा का आदेश है। मैं कुछ देर चुप रही, फिर हिम्मत करके पूछ ही लिया, अगर आदेश ना माना तो? अनुज अब तक बिस्तर से उठकर शेव करने लगा था। वो अपने गालों में फोम लगाते हुए बोला, मानना ही पड़ेगा, उसका हुक्म कोई नहीं टाल सकता। मैं कहना चाहती थी कि मुझे किसी के आदेश सुनने की आदत नहीं, लेकिन कह ना सकी। मैं बनने से पहले रिश्तों को कैसे बिगाड़ लेती। उमा का आदेश मैं नहीं भी मानती, तब भी मुझे कमरे से तो बाहर निकलना ही था। मैंने अपना सारा सामान पलंग पर बिखेर लिया, फिर सोचती रही कि क्या पहनूं। साड़ी पहनूं तो किस रंग की? मैं तो जानती भी नहीं कि अनुज की पसंद का रंग कौन सा है या उसे किस तरह का पहनावा अच्छा लगता है। मैं सारे कपड़े वापस सूटकेस में भरने लगी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सास थी। बिखरे हुए कपड़े देखकर वो मुस्कुराई और बोली, क्या पहनूं यही सोच रही हो ना? कुछ भी नीले रंग का पहन लो, अनुज को पसंद है नीला। मैं खुश होकर दोबारा कपड़े खंगालने लगी और थोड़ी देर में जरी के बारीक बॉर्डर वाली नीली चंदेरी साड़ी पहनकर मैं रसोई में पहुंच गई। वहां सारे रिश्तेदार मेरा इंतजार कर रहे थे। आज मुझे रसोई में कुछ पकाकर सबको खिलाना था, कुछ मीठा। माँ ने मुझे प्लेटफॉर्म के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और पास में सूजी, शक्कर, घी और मेवे रखकर बोली, हलवा बना दो सबके लिए। मुझे रोना आने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई इम्तिहान हो और मुझे एक भी सवाल का हल नहीं आता। मायके में मैंने रसोई में ज्यादा काम नहीं किया था। सच कहूं तो मुझे माँ याद आने लगी। किसी तरह डरते डरते मैंने हलवा बना दिया। शायद घी ज्यादा पड़ गया था या शक्कर कम थी, या हो सकता है सूजी ठीक से भुनी नहीं थी। मैं वाकई घबरा रही थी। बाहर अनुज, माँ और सारे रिश्तेदार मेरे इंतजार में थे। तभी किचन में आहट हुई तो मैं चौंक गई। उमा थी। उसका नीला दुपट्टा हवा में लहरा रहा था, कानों में नीले पत्थरों से जड़ी बालियां और हाथ में नीले लाख के कंगन। अनुज की पसंद वो भी जानती थी। मैं रोनी सूरत लिए हलवा कढ़ाई से निकाल रही थी। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे लगा वो कुछ मदद करेगी, लेकिन अगले ही पल वो किचन से बाहर थी। मेरी आंखों से दो बूंदें टपक पड़ी। शायद पराए घर में, अजनबियों के बीच मैं उमा में कोई अपना खोज रही थी। पर मुझे एहसास हुआ वह अनुज की दोस्त है, मेरी नहीं। हमारी शादी को 10 दिन से ज्यादा हो गए। मेहमान सब विदा हो चुके थे। घर में हम 3 प्राणी थे, मैं, अनुज और माँ, और वक्त बेवक्त आती जाती उमा। एक सुबह अनुज अपनी फाइलें पलटते हुए बोला, सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक से ऑफिस ज्वाइन कर लूं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ऑफिस? अभी से? अनुज ने मेरी कलाई थाम ली और बोला, हम हनीमून नहीं जाएं तो चलेगा? मैं मुस्कुरा दी। हाँ, चलेगा। एक दूसरे को समझने के लिए कहीं जाने से ज्यादा जरूरी था एक दूसरे के साथ होना। अगले दिन सुबह मेरी नींद फिर उमा की दस्तक से खुली। हमेशा की तरह आज भी वो मुझे परे सरकाकर भीतर चली आई और अनुज को एक लिफाफा देकर चल दी। उमा का इस तरह कमरे में आना मुझे अच्छा नहीं लगा। उमा को इस तरह हमारे कमरे में नहीं आना चाहिए था। तुम उसे टोकते क्यों नहीं? मैंने थोड़ी रुखाई से कहा। अनुज ने जैसे मेरी बात का मतलब ही नहीं समझा और हंसते हुए बोला, वो कमरे में आती नहीं तो ये देती कैसे? कहते हुए उसने उमा का लाया लिफाफा
मुझे पकड़ा दिया। हमारे हनीमून के टिकट्स थे। उसने हमारे लिए मांडवगढ़ चुना था। मैं लिफाफा हाथ में लिए चुपचाप उठ गई। ना खुशी का इजहार किया, ना नाराजगी दिखाई। अनुज कुछ देर चुपचाप मेरे चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करता रहा। फिर बोला, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? मैंने बुझी सी आवाज में कहा, तुम मुझसे पूछते तो मैं नैनीताल जाना चाहती थी। अनुज मेरे करीब आ गया और बोला, नेक्स्ट ट्रिप नैनीताल, पक्का वादा, बट प्लीज स्माइल। मैं अनुज का दिल रखने के लिए मुस्कुरा दी और मांडवगढ़ की तैयारी करने लगी। मैं रास्ते भर थोड़ा अनमनी रही, लेकिन वहां पहुंचकर विंध्याचल की पहाड़ियां और अनुज के प्यार ने मेरी शिकायतें दूर कर दी। शायद इसलिए इस शहर को यहाँ के सुल्तानों ने शादियाबाद यानी खुशियों का शहर कहा था। खंडहरों में गूंजती रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम गाथाएं सुनते ही मैंने भी अपने लिए खुशियों की दुआ पढ़ ली थी। उस दिन हम हिंडोला महल में थे और गाइड हमें गा गाकर वहां का प्यारा इतिहास समझा रहा था। महलों के गलियारों में उसकी आवाज गूंज रही थी, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। तभी अनुज के मोबाइल की घंटी बजी। उमा का फोन था। अनुज ने फोन उठाया और बात करता हुआ महल से बाहर निकल गया। मैं चुपचाप पेड़ों पहाड़ों को देखती रही। अनुज लौटा तो मैंने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, कहाँ चले गए थे? तुम्हें मेरी फिक्र है भी कि नहीं? अनुज ने मेरी हथेली अपनी हथेलियों के बीच कस ली और बोला, क्यों नहीं है फिक्र? उमा से तुम्हारी तो बातें कर रहा था। वो मिस कर रही है हमें। हमें नहीं, तुम्हें मिस कर रही है वो, मैंने कहा और महल से बाहर निकल गई, अनुज से दूर। मेरे भीतर खलबली मची हुई थी। मेरा और अनुज का रिश्ता अभी कच्चा जरूर था, पर मैं उसे कुछ कुछ समझने लगी थी। लेकिन मेरी और अनुज की जिंदगी में उमा की जगह क्या है, ये समझना शायद अभी बाकी था। मेरी शादी को 8 महीने हो गए थे और इस दौरान मैं ये जान गई थी कि उमा की मेरे घर में बहुत खास जगह है। घर के फैसले उससे पूछ कर लिए जाते हैं, क्योंकि उससे नहीं तो फिर किससे? वो अनुज की ही नहीं, माँ की भी दोस्त थी। वो बचपन से इस घर का हिस्सा रही है, सब पर अपना अधिकार समझती आई है और हर बात में अपनी राय देना उसकी आदत है। पर ये आदत मुझे तकलीफ दे रही थी। घर में नई कार कौन सी आएगी, ये उमा ने तय किया। त्योहारों पर, शादी ब्याह में किसको कितना नेक दिया जाना है, इसका फैसला भी उमा से पूछकर होता। घर में रंग रोगन हुआ तो मेरे कमरे की दीवारें भी उसी की पसंद के रंग में रंग गई। मुझे पूरे घर में उमा का अक्स नजर आता। मैं अनुज से कुछ कहती तो उसका जवाब होता, उसकी चॉइस अच्छी है, उसके पास वक्त भी है और शौक भी, करने दो उसे, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं कैसे कहती कि मैं उमा के होने से परेशान नहीं थी, बल्कि मैं अपने वजूद को खोकर परेशान थी। मेरे मन में उमा के प्रति कोई दुराव या नकारात्मकता भी नहीं थी, लेकिन मैं अपना घर, अपनी जिंदगी अपने तरीके से चलाना चाहती थी बस। अनुज अपने ऑफिस में व्यस्त हो गया था। सुबह 10 बजे घर से निकलने के बाद शाम को जब घर पहुंचता तो मेरा मन करता कि मैं और अनुज अकेले वक्त गुजारें। मैं दिन भर का लेखा जोखा उसको सुनाऊं, उससे भी पूछूं कि उसने सारा दिन क्या किया। मैं चाहती थी कि मुझे अपना स्पेस मिले, मेरा और अनुज का, जहां सिर्फ हम दोनों हो। लेकिन उमा हमेशा हमारे बीच में होती। एक शाम अनुज के लौट आने पर मैं उसके पीछे कमरे में जाने लगी तो उमा ने मेरा हाथ थाम लिया। यहीं बैठो ना, अनुज भी यहीं आ जाएगा। मैंने उमा की बात अनसुनी कर दी तो वो खुद अनुज को बुलाने भीतर जाने लगी। मुझे लगा कि उमा शायद बिना कहे मेरी तकलीफ समझ नहीं रही। अब उससे सीधे कहना ही होगा। मैंने उमा की कलाई पकड़कर रोक लिया और कहा, उमा, मैं और अनुज कुछ देर साथ बैठना चाहते हैं, अकेले, प्लीज। उमा मेरा मुंह ताकती रही। माँ चुपचाप मटर छीलती रही। उनका कुछ ना कहना ही मेरे लिए काफी था। हर रिश्ते का एक दायरा होता है, दोस्ती का भी।
ये बात अनुज नहीं समझ पा रहा था, पर मुझे उमा को जरूर समझानी थी। उमा को टोकने के बाद भी हालात नहीं बदले, बल्कि अब वो मुझसे दूरी बनाने लगी थी। लेकिन अनुज से, माँ से और घर से उसका नाता पहले की ही तरह था। ये स्थिति तो और भी खराब थी। शायद उसकी जिंदगी में अनुज से ज्यादा कोई और करीबी नहीं था। ऐसा ही अब तक अनुज के साथ भी था। मुझे उनकी नजदीकियों पर ऐतराज नहीं था, लेकिन अपना दूर होना अखरता था। मैं चाहती थी कि किसी सलाह की जरूरत पड़े तो अनुज मुझे पुकारे और हमारे फैसले हम खुद लें बस। मैं उमा को समझ नहीं पाती कि वो इतनी नर्म दिल है, फिर मेरी तकलीफ वो कैसे नहीं देख पाती। वो मेरा डिस्कम्फर्ट, मेरी कसमसाहट क्यों नहीं समझती। अनुज की दोस्त बने रहने के लिए वो जी जान लगा देती है, तो मेरी तरफ से ऐसी बेखबर क्यों है। मैं डरने लगी थी कि मेरे सुख, रिश्तों की पेचीदगियों में तार तार ना हो जाए। उमा की वजह से मैं अनमनी रहने लगी थी, बिना कारण चिड़चिड़ा जाती थी, और ये मेरा स्वभाव बिल्कुल नहीं था। मैं बदल रही थी, जबकि मैं उमा को बदलना चाहती थी। मेरे मन की बेचैनी को अनुज समझ नहीं रहा था। हर वो बात जो मुझे परेशान कर रही थी, उसके लिए मामूली थी। ये उसकी समझ से बाहर की बात थी कि मैं उसके और उमा के गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। मैं उमा की जगह छीने बिना अपनी जगह खोज रही थी। एक शाम को मैं अनुज के साथ बाहर निकल रही थी, तो उमा ने एक रेस्टोरेंट का नाम लेकर कहा कि वहां उसने टेबल बुक करवा दी है, और अनुज का चेहरा खुशी से ऐसे दमक गया जैसे उमा ने चांद पर टेबल बुक की हो। मुझे तेज गुस्सा आया और मैं वहीं दरवाजे पर रुक गई। मैं उस शाम कोई प्लान नहीं करना चाहती थी, और कम से कम किसी और के बनाए प्लान पर चलना तो कतई नहीं चाहती थी। उस दिन मैं किसी से बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चली गई। सब हैरान होकर मुझे देखते रहे, पर समझा शायद कोई नहीं। रात देर तक मुझे नींद नहीं आई। मैं उठकर छत पर पहुंच गई। बादलों से भरे आसमान में एक तारा अकेला टिमटिमा रहा था। तभी मेरी नजर बगल की छत पर गई। उमा भी दीवार से टिकी शायद उसी तारे को देख रही थी। मैं चुपचाप नीचे जाने लगी तो मुझे लगा उमा ने मुझे पुकारा। मैं पलटी तो वो मुझे ही देख रही थी। मैं वापस लौट आई। दोनों छतों के बीच की नीची सी दीवार के एक पार मैं और दूसरी ओर वो थी। वो धीरे से बुदबुदाई, आई एम सॉरी। मैंने चांद की रोशनी में उसके चेहरे को देखा। पलकों पर झिलमिलाती बूंद अटकी हुई थी। उसने सिर्फ 2 पल को मेरी आंख में ताका और फिर नजरें फेर ली। मैं हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अनुज के लिए मोहब्बत मैं साफ साफ देख सकती थी, पर अनुज क्यों नहीं देख पाया। मैंने आगे बढ़कर उसको गले से लगा लिया। वो सिसक रही थी, बिना आवाज किए। मैं उसका दर्द अपने सीने में महसूस कर रही थी। वो रूंधे गले से बोली, अनुज मेरी आदत बन गया है, पर अब मैं बदल लूंगी ये आदत। सच, मैं शायद स्वार्थी हो रही थी, पर तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती। माफ कर दो मुझे। मैंने उसकी पीठ सहलाई। मैं जानती थी कि दुख प्रेम से नहीं होता, प्रेम की वजह से पनपे मोह से होता है। आज मुझे उमा पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था। आज मुझे यकीन हो गया था कि उमा मेरी दोस्त भले ना हो, लेकिन दुश्मन कभी नहीं बन सकती। प्यार हमें बुरा बनने ही नहीं देता। आप सुन रहे थे अनुलता राज नायर जी की कहानी अनकहा रिश्ता, गार्गी की आवाज में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।